आप सभी बच्चों का स्वागत है। आत्मनिर्भर बनना आप सभी बच्चों का अरमान है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं आप सभी बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो बच्चों, आपके प्रयास में हम आपके साथ हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन को रोशन करना है। जो बच्चे बैंक की लिखित परीक्षा में पास कर चुके हैं, उनके लिए इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले बैंक से संबंधित प्रश्नों को उत्तर के साथ बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके लिए लाभदायक एवं उपयोगी हो सकता है। प्रश्न: बैंक क्या है? साधारण भाषा में एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो जमा स्वीकार करता है एवं फिर इन जमा राशियों को ऋण के रूप में देकर लाभ कमाता है। बैंक वस्तुतः एक ऐसी संस्था है जो जमा स्वीकार करता है तथा ऋण देकर बीच का लाभ कमाता है। प्रश्न 2: हमारे देश का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? उत्तर: वर्ष 1839 में कुछ व्यापारियों ने मिलकर कलकत्ता में भारत का प्रथम बैंक, जिसका नाम उन्होंने यूनियन बैंक रखा था, जिसकी स्थापना की, लेकिन यह 1848 में फेल हो गया। इसके बाद 1863 में बैंक ऑफ अपर इंडिया नाम से एक बैंक की स्थापना की गई, वो भी 1913 में फेल हो गया। वर्ष 1865 में अलाहाबाद बैंक की एक जॉइंट स्टॉक बैंक की तरह स्थापना की गई। वह आज भी है एवं इसे भारत के सबसे पुराने बैंक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न: बैंक कैसे कार्य करते हैं एवं बैंक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? उत्तर: बैंक लोगों से जमा स्वीकार करते हैं एवं उसे ऋण के रूप में देकर लाभ कमाते हैं। आजकल बैंक इंश्योरेंस तथा वित्तीय सलाहकार की तरह भी कार्य करने लग गए हैं। बैंक ड्राफ्ट जारी करने, चेक कलेक्ट करने, लॉकर जैसी सुविधाएं प्रदान करने का भी चार्ज लेकर लाभ कमाने लगे हैं। बैंक का सबसे बड़ा गुण है विश्वास। बैंक में राशि विश्वास के लिए रखी जाती है। लोगों में बैंक के प्रति पूरा विश्वास होता है। उन्हें यह विश्वास होता है कि उनका धन सुरक्षित है। इसी विश्वास के आधार पर बैंक में लोग अपनी राशि जमा कराते हैं। प्रश्न: बैंकिंग क्या है? उत्तर: बैंकिंग एक ऐसी व्यापारिक गतिविधि है जिसमें जमाएं स्वीकार की जाती हैं एवं उसी जमा राशि को ऋण के रूप में दिया जाता है एवं इस गतिविधि से लाभ कमाया जाता है। आजकल बैंकिंग के क्षेत्र का काफी विस्तार हो गया है। बैंकिंग में आजकल एटीएम की सुविधा, इंटरनेट बैंकिंग, लॉकर सेल्फ डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट तथा इंश्योरेंस एवं शेयर एप्लीकेशन जमा करना, इनकम टैक्स, सेल टैक्स जमा करना इत्यादि एक्टिविटी भी बैंक्स करने लगे हैं। प्रश्न: बैंकों की देश की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है? उत्तर: बैंकिंग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बैंकिंग हर क्षेत्र के विभिन्न घटकों की क्रेडिट नीड्स की पूर्ति करती है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में मनी की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति बैंक द्वारा की जाती है। लोगों, संस्थाओं के पास निष्क्रिय पड़ी हुई धनराशि का सही क्षेत्रों में विनिवेश, विनियोग बैंकिंग के माध्यम से ही संभव है। देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी धन बैंकों के माध्यम से उपलब्ध होता है। इस तरह के ट्रेडिशनल रोल के अतिरिक्त बैंक देश के ग्रामीण एवं प्राथमिक क्षेत्र के विकास में भी अहम भूमिका अदा करते हैं। कम दर एवं सुलभ ऋण देकर किसानों एवं एससी और एसटी एवं पिछड़े लोगों के विकास का मार्ग बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। आज बैंकिंग अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, नौकरी पेशा से लेकर छोटे बड़े हर व्यवसायी
शेयर मार्केट से लेकर के बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है। इस तरह बैंकिंग का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण तथा अहम रोल है। प्रश्न, बैंकों में सामान्यतः कौन कौन से डिपॉजिट अकाउंट्स खोले जा सकते हैं? उत्तर, बैंकों में सामान्यतः निम्न 4 प्रकार के डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं। पहला, सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता। दूसरा, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट यानी सावधि जमा खाता। थर्ड, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आवर्ती जमा खाता। फोर्थ, करेंट डिपॉजिट अकाउंट यानी चालू जमा खाता। बचत जमा खाता इस प्रकार के खाते सबसे लोकप्रिय खाते हैं। इन खातों में कभी भी पैसा निकाला एवं जमा कराया जा सकता है। कई बैंकों में इन खातों से पैसे निकालने की संख्या पर कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं। कई बैंक इन खातों में मिनिमम डिपॉजिट की मांग करते हैं, तो कई बैंकों ने नो फ्रील सेविंग अकाउंट भी खोले हैं, जिनमें कोई मिनिमम डिपॉजिट रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इन खातों पर वर्तमान में 4% ब्याज देय होता है। इन खातों में नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है। सावधि जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। एक मुश्त राशि सामान्यतः 15 दिन से 10 वर्ष तक के लिए बैंकों द्वारा जमा की जाती है। ऐसी स्थिति में बैंकों द्वारा पेनाल्टी भी काट ली जाती है अगर जब पैसा अपने टाइम के पहले निकाला जाए। इन खातों में भी नॉमिनेशन की सुविधा है। यह एक मुश्त राशि प्राप्त होने वाले लोगों के लिए एक अच्छा खाता है। रिटायरमेंट के समय या किसी जमीन जायदाद बेचने पर मिलने वाली राशि को एफडी अकाउंट्स में जमा कराना उचित माना जाता है। आवर्ती जमा खाता, यह खाता उन लोगों के लिए है जो एक मुश्त राशि जमा नहीं करा सकते, बल्कि हर माह कुछ राशि जमा करा सकते हैं। इनमें मासिक किश्तें एक निश्चित अवधि हेतु जमा कराई जाती है। बैंकों में इस तरह के खाते कम से कम 6 माह से 120 माह तक खोले जाते हैं। ये खाते सिंगल एवं ज्वाइंट नेम से खोले जा सकते हैं। इन खातों में भी नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है। सामान्यतः प्रीमेच्योर विड्रॉल के लिए पेनाल्टी काटी जाती है। ये सैलरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को बचत करने हेतु बहुत ही उपयोगी खाता है। चालू जमा खाता, इस प्रकार के खाते व्यापारियों के लिए उपयोगी हैं। इनमें आप कितनी ही बार जमा करा सकते हैं एवं निकाल सकते हैं। इन खातों में बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। इन खातों में चेकबुक से अधिकांशतः ट्रांजैक्शन होते हैं। बैंक इन खातों पर सेवा कर भी वसूल करती है। व्यवसायियों के लिए यह एक बहुत ही सुविधाजनक खाता है। प्रश्न, लोन अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट क्या होता है? उत्तर, बैंक की एफडी के विरुद्ध जब लोन दिया जाता है उसे लोन अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट कहा जाता है। सामान्यतः सभी बैंक अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट के विरुद्ध लोन की सुविधा प्रदान करते हैं। बैंकों के लिए यह मोस्ट सिक्योर लोन है। बैंक सामान्यतः एफडी पर दिए जा रहे ब्याज से 2% अधिक ब्याज इस तरह के ऋण पर चार्ज करते हैं। यदि आपकी एफडीआर की मैच्योरिटी डेट कुछ सप्ताह बाद ही है और आपको पैसे की जरूरत है, तो एफडीआर का प्री मैच्योर पेमेंट लेने की अपेक्षा आपको एफडीआर पर ऋण लेना चाहिए। प्रश्न, कैश क्या होता है? सामान्य भाषा में भौतिक अवस्था में मुद्रा, नोट्स या सिक्कों को नकदी कहा जाता है। बुकिंग कीपिंग में नकदी यानी कैश को करंट एसेट्स के तहत लिया जाता है। प्रश्न, मनी क्या है? उत्तर, मनी विनिमय का माध्यम है जिससे व्यापार में सुविधा मिलती है।
मनी मात्र सिक्के या नोट्स नहीं है, बल्कि यह विनिमय हेतु स्वीकृत माध्यम है। डिक्शनरी के अनुसार मनी इज अ करंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट्स दैट आर acceptable by every person in a country। प्रश्न, कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है? उत्तर, बैंक द्वारा जब किसी व्यक्ति को ऋण स्वीकृत या वितरित किया जाता है तो उस ऋण की सुरक्षा हेतु उस ऋणी से कुछ सिक्योरिटी की मांग की जाती है, जैसे मकान को बंधक रखना, फिक्स डिपॉजिट को प्लेस करना, गारंटी इत्यादि। कोलेट्रल सिक्योरिटी लेने का उद्देश्य ऋणी द्वारा ऋण न चुकाए जाने की स्थिति में नियमानुसार सिक्योरिटी से ऋण की भरपाई की जा सकती है। प्रश्न, प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है? प्राइमरी सिक्योरिटी एवं कोलेट्रल सिक्योरिटी में क्या अंतर है? जिस पर्पस हेतु ऋण लिया गया है उस ऋण से प्राप्त एसेट्स की प्राइमरी सिक्योरिटी है। जैसे यदि कार हेतु ऋण लिया गया है तो कार प्राइमरी सिक्योरिटी है। इस कार हेतु यदि आपने अपना मकान गिरवी किया है तो वह कोलेट्रल सिक्योरिटी है। प्रश्न, प्लीज क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के अनुसार प्लेस गुड्स को ऋणदाता के यहाँ गिरवी रखना है, जिसका उद्देश्य किसी ऋण के भुगतान या किसी वायदे के पूरा होने के एवज में सिक्योरिटी के रूप में रखना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के अनुसार प्लेस इज द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। प्रश्न, हाइपोथिकेशन क्या होता है? हाइपोथिकेशन भी एक प्रकार की दिए गए ऋण के विरुद्ध सिक्योरिटी है। एक विशेष प्रकार की सिक्योरिटी है जिसमें ऋणदाता को न तो सामान का मालिकाना हक मिलता है और न ही सामान उसके पास बंधक रहता है। जैसे दुकान में स्थित सामान के विरुद्ध जब ऋण दिया जाता है तो यह हाइपोथिकेशन के अंतर्गत आता है। प्रश्न, असाइनमेंट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी अधिकार, संपत्ति या ऋण का एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के हक में अंतरण होता है। जो व्यक्ति अंतरण यानी ट्रांसफर करता है वह एसेंजर एवं जिसके पक्ष में अंतरित किया जाता है उसे एसेंजी कहते हैं। प्रश्न, इक्विटेबल मॉर्टगेज क्या है? उत्तर, इक्विटेबल मॉर्टगेज की संपत्ति की टाइटल डीड्स को ऋण देने वाले बैंक के पास रखा जाता है। कानून में इक्विटेबल मॉर्टगेज एवं लीगल मॉर्टगेज का सामना को समान माना गया है। इक्विटेबल मॉर्टगेज में बैंक द्वारा संपत्ति के मूल दस्तावेजों को बैंक के पास लिए जाने वाले ऋण की सुरक्षा स्वरूप रखा जाता है एवं ऋणी द्वारा इस संबंध में एक पत्र बैंक के पक्ष में लिखकर दिया जाता है। प्रश्न, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स से आप क्या समझते हैं? उत्तर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स में ऐसे डॉक्यूमेंट सम्मिलित किए जाते हैं जो उन प्रपत्र द्वारा व्यक्त सामान के स्वामित्व एवं नियंत्रण के सबूत माने जाते हैं, जैसे बिल ऑफ लोडिंग, रेलवे रिसिप्ट, वेयरहाउस रिसिप्ट, डॉक वारंट, ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट एटसेट्रा। इन डॉक्यूमेंट्स में इंडोर्समेंट एवं डिलीवरी द्वारा इन प्रपत्रों में उल्लेखित सामान का अंतरण किया जा सकता है। प्रश्न, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एवं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में क्या अंतर है? उत्तर,
डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में जिस व्यक्ति का नाम अंकित है वह व्यक्ति का स्वामित्व तो प्रकट करता है, लेकिन मात्र उस प्रपत्र पर एंडोर्समेंट एवं डिलीवरी के आधार पर अन्य व्यक्ति को उस डॉक्यूमेंट द्वारा दर्शित सामान का स्वामित्व अंतरित नहीं किया जा सकता। जैसे शेयर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, जबकि रेलवे रिसिप्ट एक डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल है। प्रश्न, गारंटी एवं वारंटी में क्या अंतर है? उत्तर, गारंटी में सेलर या मैन्युफैक्चरर सामान के बिलो स्टैंडर्ड या खराब पाए जाने की अवस्था में उस सामान को रिप्लेस करने का दायित्व लेता है। गारंटी एक निश्चित अवधि हेतु दी जाती है। वारंटी में सेलर या मैन्युफैक्चरर का सामान को ठीक करने का दायित्व होता है। यह भी एक सीमित अवधि तक दी जाती है, अर्थात गारंटी में सामान के डिफेक्टिव या बिलो स्टैंडर्ड पाए जाने की अवस्था में वह सामान रिप्लेस या वैसे पैसे वापस ले सकता है, जबकि वारंटी की स्थिति में वह सामान ठीक करा सकता है। लीन क्या होता है? लीन एक विशेष प्रकार का किसी संपत्ति में इंटरेस्ट है जो किसी ऋण के भुगतान या किसी अन्य ऑब्लिगेशन की क्रियान्वित हेतु क्रिएट किया जाता है। लीन में प्रॉपर्टी का स्वामित्व नहीं बदलता, लेकिन जब तक ऋण की अदायगी नहीं हो जाए तब तक उस प्रॉपर्टी को स्वयं के पास रखने का अधिकार मिलता है। प्रश्न, टेल बैंकिंग से आप क्या समझते हैं? उत्तर, टेल बैंकिंग का अर्थ टेलीफोन द्वारा बैंकिंग सुविधाओं के उपयोग करने का एक तरीका है। आजकल विभिन्न बैंकों ग्राहकों को टेलीफोन के माध्यम से कई सुविधाएं जैसे खाते में बचत राशि की जानकारी, खाते में से पैसा ट्रांसफर की सुविधा, टेलीफोन से प्राप्त निर्देशों से ड्राफ्ट बना देना जैसी कई सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। यह है टेल बैंकिंग। टेल बैंकिंग की सुविधा उठाने वाले ग्राहक को IVR यानी इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स द्वारा स्वयं को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। इसके लिए बैंक द्वारा ग्राहक को TPIN यानी टेली बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान किया जाता है। टेली बैंकिंग के प्रचलन से बैंकिंग काफी सुविधाजनक हो गई है। प्रश्न, इंटरनेट बैंकिंग क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग एक ही है। इसमें कस्टमर को एक सिक्योर्ड वेबसाइट पर अपने बैंक अकाउंट में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके लिए ग्राहक को शुरू में एक पहचान नंबर यानी आइडेंटिटी कोड तथा पासवर्ड दिया जाता है। पासवर्ड ग्राहक द्वारा बाद में परिवर्तित भी किया जा सकता है। नेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, इन्वेस्टमेंट, स्टेटमेंट व्यू, प्रिंट एवं अन्य इसी प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। प्रश्न, पर्सनल बैंकिंग क्या है? पर्सनल बैंकिंग को पर्सनलाइज्ड सर्विस दी जाती है। उसकी व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखकर जो बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उन्हें पर्सनल बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। अच्छे वैल्यूड कस्टमर के लिए बैंक उनके पोर्टफोलियो एवं कैश अकाउंट के संबंध में ध्यान रखने हेतु एक मैनेजर या वित्तीय सलाहकार की सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। आजकल ई बैंकिंग का अधिक प्रयोग होने के साथ वैल्यूड कस्टमर बैंक में मात्र जमा कराने या किसी अन्य ऐसे ही काम से जाते हैं। अधिकांश कार्य नेट बैंकिंग के जरिए ही होता है। बैंक आजकल अकाउंट आदि खोलने हेतु घर पर या ऑफिस में पर्सनलाइज्ड सर्विस देने लगे हैं। पर्सनल बैंकिंग से अभिप्राय व्यक्तिगत सुविधाएं कम शुल्क पर या निशुल्क पर दिया जाना है। प्रश्न, रिटेल बैंकिंग से आप क्या समझते हैं? उत्तर,
रिटेल बैंकिंग से अभिप्राय ऐसी वित्तीय सेवाओं से है जो व्यक्तिगत ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रदान की जाती है। रिटेल बैंकिंग में बैंक, सैलरीड क्लास, प्रोफेशनल्स, पेंशनर्स, हाउसवाइफ्स आदि समूह को लक्ष्य बनाकर उनकी जमा एवं लोन की जरूरतों के अनुसार अपनी योजनाएं बनाती है। इन समूहों की विभिन्न प्रकार की जमा योजनाएं क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं एवं कंज्यूमर लोन्स की सुविधाएं रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत ही आती है। प्रश्न, बैंक दर क्या है, यानी बैंक रेट? उत्तर, बैंक दर वह ब्याज की दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को उधार देता है। यह दर आरबीआई द्वारा तय की जाती है। यदि बैंक दर बढ़ती है तो बैंक द्वारा लॉन्ग टर्म लैंडिंग इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए जाने की संभावना होती है। प्रश्न, बेस रेट या प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है? उत्तर, बेस रेट वह मिनिमम लेंडिंग रेट है जो बैंकों द्वारा ऋण देते समय कम से कम लिए जाते हैं। बेस रेट तय करने के लिए बैंकों द्वारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, CRR, CSLR इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है। बेस रेट सिस्टम पूर्व में जारी प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम से ज्यादा ठीक है। प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम में कुछ प्रिफर्ड कस्टमर्स को PLR से भी कम दर पर ऋण दे सकते थे एवं समान प्रकार के ऋण हेतु अलग रेट भी चेंज कर सकते थे, लेकिन बेस रेट सिस्टम में ऐसा नहीं है। बेस रेट सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। प्रत्येक बैंक को अपनी बेस रेट बतानी होती है एवं उसकी कैसे गणना की जाए इसे भी बताना आवश्यक है। बेस रेट सिस्टम के शुरू होने के बाद अब प्राइम लेंडिंग रेट यानी PLR वाला सिस्टम समाप्त हो गया है। बेस रेट सिस्टम दिनांक 1 जुलाई 2010 से सभी बैंकों पर लागू हो गया है। प्रश्न, PLR क्या है, यानी प्राइम लेंडिंग रेट क्या है? प्राइम लेंडिंग रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंकों द्वारा अपने सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों को ऋण दिया जाता है। यह वह मिनिमम रेट इंटरेस्ट है जो बैंक अपने मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को ऋण देते वक्त चार्ज करते थे। अब यह PLR का सिस्टम समाप्त हो गया है एवं अब बेस रेट का सिस्टम शुरू हो गया है। स्टेचुअरी क्या है, यानी SLR क्या है? प्रत्येक बैंकों का अपने डिपॉजिट का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास गोल्ड या अन्य अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में हर दिन की समाप्ति पर मेंटेन करना पड़ता है। यह SLR 40% अधिकतम तक किया जा सकता है। इस SLR के माध्यम से रिजर्व बैंक देश में बैंक द्वारा दिए गए ऋण की राशि पर नियंत्रण रखता है। RBI द्वारा SLR का उपयोग बैंकों की ऋण देने की क्षमता पर नियंत्रण हेतु किया जाता है। प्रश्न, CRR क्या है? CRR का अर्थ है कैश रिजर्व रेशियो। प्रत्येक बैंकों को अपने जमा का एक निश्चित परसेंटेज लिक्विड रूप में अर्थात नकद में रखना जरूरी होता है। बैंक यह कैश रिजर्व बैंक के पास या विभिन्न करेंसी शीट्स में करेंसी चेस्ट में रखी हुई राशि RBI के पास रखी मानी जाती है। यह रेशियो जो कि बैंक की डिपॉजिट का पार्ट है जिसे कैश के रूप में रखा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। रेपो रेट क्या है? उत्तर, RBI द्वारा बैंकों को शॉर्ट टर्म हेतु सिक्योरिटीज के विरुद्ध जिस दर पर ऋण दिया जाता है वह रेपो रेट है। जब रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो RBI से ऋण लेना महंगा हो जाता है।
जिससे बैंक भी अपने ऋण देने की ब्याज दर बढ़ाने को मजबूर हो जाते हैं। प्रश्न, रिवर्स रेपो रेट क्या है? उत्तर, बैंकों द्वारा शॉर्ट टर्म एक्सेस डिपॉजिट को जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक में रखा जाता है वह दर रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। जब बैंकों के पास एक्सेस राशि एकत्र हो जाती है और वे उसे कहीं उचित दर पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते तो वे आरबीआई के पास उस राशि को रख देते हैं। इस राशि पर आरबीआई जिस दर पर ब्याज देती है वह रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। प्रश्न, बेसल 1 क्या है? 1998 में विश्व के सेंट्रल बैंकर्स ने विचार विमर्श करके एक रिपोर्ट बेसल स्विट्जरलैंड में तैयार की, जिसे बेसल 1 रिपोर्ट या बेसल अकॉर्ड भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट में बैंक्स की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के संदर्भ में कुछ सिफारिशें, नियम तैयार किए गए। आजकल बेसल 1 आउटमोडेड हो चुकी है। अब बेसल 2 एवं बेसल 3 ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न, बेसल 2 यानी बेसल अकॉर्ड की श्रृंखला में बेसल 2 क्या है? उत्तर, बेसल 2 बेसल अकॉर्ड की श्रृंखला में दूसरी रिपोर्ट है। बेसल 2 का प्रकाशन जून 2004 में हुआ। इसका उद्देश्य एक ऐसे श्रृंखला बैंकों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड तैयार करना था जो बैंक में होने वाली किसी भी ऑपरेशनल एवं फाइनेंशियल रिस्क की स्थिति में बैंक को कितनी कैपिटल अलग से रखनी चाहिए जिससे वे सुरक्षित रहे एवं सभी देशों के लिए, सभी बैंकों के लिए ये नियम सिफारिश लागू हो। बेसल 2 में प्रस्तुत सिफारिशों के अनुसार कैपिटल एडेक्वेसी के संबंध में उनकी सिफारिश किसी भी आकस्मिक आर्थिक खराब परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में अस्थिरता को रोकने में मददगार होगी। इन नियमों सिफारिशों के अनुसार बैंक अगर अधिक रिस्क वाली कोई लैंडिंग करता है तो उस बैंक को अधिक कैपिटल रखनी होगी जिससे वे सुरक्षित रहे एवं कैसी भी परिस्थितियों में इंसॉल्वेंसी से बच सके। अब बेसल 3 की सिफारिशों का महत्व है। बेसल 2 भी आउटमोडेड हो चुका है। प्रश्न, बेसल 3 के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, बेसल 3 एक ऐसा रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है जो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के सदस्यों ने वर्ष 2010 से 2011 में सारे विश्व बैंकों में कैपिटल एडेक्वेसी लिक्विडिटी के संबंध में विचार विमर्श कर सहमत हुए हैं। सभी बैंकों में लिक्विडिटी बैंक लेवरेज के संदर्भ में बैंक में कितनी कैपिटल होनी चाहिए इस पर सभी सदस्यों ने विचार किया एवं बेसल 3 अकॉर्ड पर सहमति प्रदान की। बेसल 3 के अनुसार बैंकों को अपनी इक्विटी का 4.5% मेंटेन करना चाहिए। बेसल 3 ने बैंकों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने हेतु, लोगों में बैंक के प्रति विश्वास रखने हेतु लेवरेज रेशियो 3% की भी आवश्यकता बताई। बेसल 3 का उद्देश्य बैंकों को आर्थिक मुख्य रूप से मजबूती प्रदान करना था तब बैंकों को इंसॉल्वेंसी से बचाना था जिससे सामान्य व्यक्ति एवं व्यापारिक संस्थाओं को बैंकों द्वारा की गई गलतियों का नुकसान न झेलना पड़े। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंक कई बार गलत ऋण दे देते हैं जिससे वे कई बार दिवालिया होने तक की स्थिति में आ जाते हैं। अतः बेसल 3 ने उनके लिए ऐसे रेगुलेशंस प्रदान किए हैं जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। प्रश्न, नेशनलाइज्ड बैंकों एवं प्राइवेट सेक्टर बैंकों में क्या प्रमुख अंतर है? उत्तर, राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसे बैंक हैं जिनमें सरकार का अंश 50% से अधिक रहता है, जैसे पीएनबी, ओरिएंटल बैंक
इंडियन बैंक आदि, जबकि निजी क्षेत्रों के बैंकों में सरकार का अंश 50% से कम रहता है। निजी क्षेत्र के बैंक एक कंपनी की तरह पंजीकृत होते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंक लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करके लाभ कमाने के साथ साथ देश की विकास योजनाओं में भी अपना योगदान करती है, जैसे गरीब लोगों को सस्ती दर पर कर्ज देना, गांव-गांव में बैंक खोलकर उपेक्षित गरीब एवं असहाय लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ऋण मुहैया कराना। जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना है। आज निजी क्षेत्र के अधिकांश बैंक शहरों तक ही सीमित हैं एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से अधिक लाभ कमा रहे हैं। प्रश्न, डेवलपमेंट बैंक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो माध्यम में एवं दीर्घ अवधि के ऋण, मशीनरी एवं उपकरण खरीदने हेतु विकास कार्य हेतु प्रदान करते हैं, डेवलपमेंट बैंक कहलाते हैं। बड़ी बड़ी योजनाओं हेतु बहुत राशि की आवश्यकता होती है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बहुत राशि की जरूरत पड़ती है। देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने हेतु बहुत राशि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की एक्टिविटीज से देश का विकास होता है। इन एक्टिविटीज को जो वित्तीय संस्थाएं फाइनेंस करती हैं, उन्हें डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। भारत में इस तरह के प्रमुख बैंक हैं IFCI, दूसरा SFCI। प्रश्न, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? उत्तर, जब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग व्यवसाय करना चाहती है तो वह रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस लेकर बैंकिंग व्यवसाय शुरू कर सकती है। तब वह कोऑपरेटिव बैंक कहलाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर ऑफ सोसाइटी के नियमों से बंधी होते हैं तथा बैंकिंग व्यवसाय के संबंध में रिजर्व बैंक के नियमांतर्गत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 तथा बैंकिंग लॉज के तहत कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में कोऑपरेटिव बैंकों ने अहम भूमिका अदा की है। आज कोऑपरेटिव बैंक ने अर्बन क्षेत्रों में भी अपना कदम बढ़ा रखा है। प्रश्न, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से आप क्या समझते हैं? जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अर्बन या सेमी अर्बन क्षेत्र में काम करते हैं, वे अपने नाम के साथ अर्बन जोड़कर अपना रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट में कराकर बैंकिंग व्यवसाय हेतु रिजर्व बैंक से अनुमति लेकर शहरी क्षेत्र में अपनी शाखाएं खोलते हैं। उन्हें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। ये भी कोऑपरेटिव बैंक की भांति रिजर्व बैंक के अंतर्गत कार्य करते हैं एवं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 तथा बैंकिंग लॉज एक्ट 1965 के प्रावधानों से बंधे होते हैं। 1996 तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक केवल नॉन एग्रीकल्चर पर्पस हेतु ऋण दे सकते थे, लेकिन अब ऐसी कोई बंदिश नहीं है। प्रश्न, शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं? उत्तर, हमारे देश में शेड्यूल्ड बैंक वे बैंक हैं जिनका नाम RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में दर्ज है। RBI द्वारा ऐसे बैंकों का नाम ही इस सूची में सम्मिलित किया जाता है जो RBI एक्ट के सेक्शन 42(6)A में वर्णित दायरे में आते हैं। हमारे यहाँ निम्न बैंक शेड्यूल्ड बैंक के अंतर्गत आते हैं। पहला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा SBI के एसोसिएट्स बैंक, तीसरा सभी नेशनलाइज्ड बैंक, चौथा सभी रीजनल रूरल बैंक्स, चौथा फॉरेन बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्रश्न, कोऑपरेटिव बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, हमारे देश में 3 प्रकार के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। पहला, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज
यह एक छोटी लोकलाइट्स में गांव के स्तर पर कार्य करते हैं, जिसमें हर सदस्य आपस में परिचित होते हैं। दूसरा, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ये बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं, जिनके सदस्य प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। ये बैंक अपनी इन मेंबर सोसाइटीज को ऋण देते हैं तथा प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज एवं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के मध्य एक संपदा की तरह कार्य करते हैं। तीसरा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ये देश के सभी राज्यों में एपेक्स बॉडी की तरह कार्य करते हैं। ये फंड मोबाइल्स करते हैं तथा अपने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक तथा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से गरीब किसानों को ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रश्न, एनपीए से आप क्या समझते हैं? उत्तर, एनपीए का अर्थ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अर्थात बैंक द्वारा दिया गया वह लोन या एडवांस जिससे बैंकों का आय की प्राप्ति बंद हो गई है, अर्थात जिससे बैंक को ब्याज आदि नहीं मिल पा रहा है, उसे रिजर्व बैंक ने एनपीए में कैटेगरीज करने के निर्देश दिए हैं। रिजर्व बैंक का कहना है कि जब तक उस ऋण पर ब्याज की प्राप्ति न हो तब तक उसे आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से यदि किसी ऋण पर किस्तें ब्याज 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू है तो उसे एनपीए माना जाना चाहिए। कृषि ऋणों के संदर्भ में यदि उसका ब्याज या किस्त 2 हार्वेस्ट सीजन तक ओवरड्यू है या अधिकतम 2 वर्ष तक ओवरड्यू है तो उसे एनपीए माना जाएगा। प्रश्न, स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होता है? उत्तर, बैंक द्वारा दिया गया ऐसा ऋण जिसमें कोई समस्या नहीं है, ब्याज एवं किस्तों का भुगतान समय पर आ रहा है, स्टैंडर्ड एसेट्स कहलाते हैं। प्रश्न, सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या हैं? सब स्टैंडर्ड एसेट्स एवं एसेट्स जो 12 महीनों से कम समय में एनपीए में माने जा रहे हैं, अर्थात ऐसे ऋण जिन्हें एनपीए में शामिल किए हुए 12 माह तक का समय व्यतीत नहीं हुआ है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स माने जाते हैं। डाउटफुल एसेट्स क्या है? ऐसे ऋण जिन्हें एनपीए में शामिल किए हुए 12 माह से अधिक समय हो गया, डाउटफुल एसेट्स माने जाते हैं। प्रश्न, लॉस एसेट्स क्या है? लॉस एसेट्स ऐसे ऋण हैं जिनसे वसूली की कोई संभावना नहीं है एवं जिन्हें रिजर्व बैंक या ऑडिटर्स द्वारा लॉस एसेट्स घोषित कर दिया गया है। प्रश्न, लोन एंड एडवांस से आप क्या समझते हैं? उत्तर, लोन सामान्य रूप से एक निर्धारित समय हेतु प्रदान किया जाता है। लोन देते समय ऋण को ल्यूमसम में या रिश्तों में ऋण राशि दी जा सकती है। लोन का भुगतान अधिकांशतः पूर्व निर्धारित किस्तों में किया जाता है, वैसे एक साथ भी भुगतान किया जा सकता है। एडवांस एक क्रेडिट फैसिलिटी है जो ऋणी की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रदान किया जाता है। एडवांस सामान्यतः कम समय के लिए होता है। इसमें ऋणी की सीमा निर्धारित कर दी जाती है। ऋणी जितनी राशि उठाता है उसी पर उसे ब्याज देना होता है। उसके लिए कोई किस्त निर्धारित नहीं होती है। ऋणी रोजाना पैसे जमा कर सकता है एवं पैसे विड्रॉल कर सकता है। जैसे कैश, क्रेडिट, एडवांस इस श्रेणी में आते हैं। प्रश्न, ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट भी एक क्रेडिट फैसिलिटी है। एक कस्टमर जिसका बैंक में करंट अकाउंट है, उसे उसके क्रेडिट बैलेंस से अधिक जब विड्रॉल करने की अनुमति दी जाती है तो इसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट बहुत ही थोड़े समय के लिए टेम्परेरी दिया गया एडवांस होता है। ओवरड्राफ्ट किसी एसेट या सिक्योरिटी या पर्सनल सिक्योरिटी के विरुद्ध दिया जा सकता है। प्रश्न, प्लास्टिक मनी क्या होती है? प्लास्टिक मनी आजकल लोगों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक कार्ड्स के लिए प्रयुक्त टर्म है। ये कार्ड
हार्ड प्लास्टिक से बने होते हैं। इनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में कैश निकालने हेतु, सामान खरीदने हेतु, बिल जमा कराने हेतु करते हैं। प्रश्न, क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं? क्रेडिट कार्ड द्वारा एक तरीके से व्यक्ति को सामान खरीदने या एक सीमा तक कैश निकालने की सुविधा प्रदान की जाती है। यह एक तरह से उसे एक सीमा तक दी गई ऋण की रकम है जिसे वह क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपयोग कर सकता है। इस कार्ड से निकाली गई राशि पर बैंक ब्याज चार्ज करता है। कई बैंक कस्टमर को यह सुविधा भी देते हैं कि यदि वह क्रेडिट कार्ड से निकाली गई या खर्च की गई राशि 15 दिन में जमा करा देता है तो उसे कोई ब्याज भी नहीं देना पड़ता। क्रेडिट कार्ड इस प्रकार से एक कार्ड द्वारा प्रयुक्त की जा सकने वाली ऋण सीमा है। प्रश्न, डेबिट कार्ड क्या होते हैं? उत्तर, डेबिट कार्ड उस तरह के कार्ड हैं जो आपके खाते में विद्यमान राशि को निकालने की सुविधा आपको प्रदान करते हैं। यह कोई ऋण सुविधा नहीं है, बल्कि आप अपनी ही राशि इन कार्ड्स के जरिए निकाल सकते हैं या खरीदारी कर सकते हैं। यदि आपने पहले से ही कोई ओवरड्राफ्ट लिमिट मंजूर कर रखा है एवं उस खाते में आपने डेबिट कार्ड जारी करवा रखा है तो डेबिट कार्ड से आप ओवरड्राफ्ट की लिमिट तक राशि का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न, CAR क्या है? CAR का अर्थ है कैपिटल एडेक्वी रेशियो या रेशियो बैंक की कैपिटल में रिस्क का भाग देने पर आता है। प्रश्न, REER क्या होते हैं? उत्तर, REER का अर्थ है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। यह एक्सचेंज रेट अपने देश की मुद्रा की कीमत अन्य देशों के मुद्रा के संदर्भ में तय करने हेतु काम में लाया जाता है, जिसमें मुद्रास्फीति का एडजस्टमेंट कर लिया जाता है। प्रश्न, बेस करेंसी क्या होती है? उत्तर, विदेशी विनिमय में प्रथम मुद्रा जो पेयर ऑफ करेंसी में प्रयुक्त होती है वह बेस करेंसी कहलाती है तथा दूसरी करेंसी कोट करेंसी कहलाती है। प्रश्न, NEER क्या है? उत्तर, NEER का अर्थ है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी NER देश की मुद्रा की अन्य प्रमुख मुद्राओं के संदर्भ में सापेक्ष कीमत को व्यक्त करता है। प्रश्न, बैंक खातों में उपलब्ध नॉमिनेशन की सुविधा के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1983 के अनुसार बैंक जमा खातों में नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा के प्रमुख फीचर्स निम्न हैं। पहला, एक जमाकर्ता या कई जमाकर्ता संयुक्त रूप से इसमें एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं जो एक व्यक्ति या सभी की मृत्यु होने की स्थिति में जमा राशि प्राप्त का अधिकारी है। नॉमिनेशन किसी ट्रस्ट, सोसाइटी या संस्था के पक्ष में नहीं दिया जा सकता। बी, नॉमिनेशन के लिए DA-1 फॉर्म काम आता है। सी, नॉमिनेशन कैंसिल भी किया जा सकता है, इसके लिए DA-2 फॉर्म काम आता है। डी, नॉमिनेशन में परिवर्तन किया जा सकता है, इसके लिए DA-3 फॉर्म काम आता है। दूसरा, अल्पवयस्क के खाते में नॉमिनेशन किया जा सकता है। यह नॉमिनेशन वही व्यक्ति कर सकता है जो अल्पवयस्क के लिए इस हेतु कानूनन प्राधिकृत है। तीसरा, यदि जिसके पक्ष में नॉमिनेशन किया है वह अल्पवयस्क है तो नॉमिनेशन करते समय जमाकर्ता किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है जो माइनर के बिहाफ पर कार्य करेगा। इस तरह नॉमिनेशन की सुविधा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी सुविधा है जो जमाकर्ता की मृत्यु होने के पर नॉमिनी को राशि प्राप्त करने में होने वाली बहुत अधिक परेशानियों से बचाता है।
प्रश्न, बैंकिंग लोकपाल क्या है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक में 1995 में बैंकिंग लोकपाल का प्रावधान किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बैंक द्वारा की जाने वाली सुविधाओं को स्तरीय बनाना तथा बैंक सेवा में बरती जाने वाली कोताही से ग्राहकों को तुरंत मुक्ति दिलाना था। इसमें मुकदमेबाजी का झंझट नहीं है, न वकील की जरूरत है, न कोर्ट में जाने की आवश्यकता। आप मेल या ईमेल या बैंकिंग लोकपाल की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वकील एवं फीस का कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद सारे काम लोकपाल कार्यालय स्वयं करता है। शिकायत से पहले 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिकायत से पहले 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बैंक में शिकायत करें, वहां सुनवाई नहीं होने पर लोकपाल के पास शिकायत करें। दूसरा, शिकायत घटना घटित होने से 1 वर्ष के भीतर की जानी चाहिए। तीसरा, अपनी शिकायत से संबंधित कोई मामला देश के किसी उपभोक्ता न्यायालय या अदालत में नहीं चल रहा हो। इसके अलावा दर्ज होने वाली शिकायत पर अदालत ने बैंक या अन्य के पक्ष में पहले कोई निर्णय नहीं दिया हो। शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति को अपना पूरा नाम एवं पता लिखना अनिवार्य है। प्रश्न, RCSBI क्या है? उत्तर, RCSBI का अर्थ है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। यह एक वॉलेटरी कोड ऑफ कंडक्ट है जो बैंक अपनी सेवाओं हेतु स्वयं मिनिमम स्टैंडर्ड निर्धारित करता है। यह किसी भी बैंकिंग या अन्य कानून या RBI की गाइडलाइंस से ऊपर कुछ कोड नहीं है, बल्कि यह बैंकिंग कस्टमर्स को उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने हेतु बैंकों द्वारा स्वयं के निर्धारित किया गया कोड है। प्रश्न, NEFT क्या है? उत्तर, NEFT का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। यह देश में इंटरनेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने का तरीका है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी एक बैंक शाखा से दूसरी किसी बैंक या उसी बैंक की शाखा में किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। NEFT के अंतर्गत 2 लाख तक की राशि एक बार में ट्रांसफर की जा सकती है। NEFT के अंतर्गत बिना स्वयं का उस बैंक में खाता हुए भी नकद राशि जमा कराने पर दूसरी बैंक की शाखा में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए पैसा जमा कराने वाले व्यक्ति को अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। प्रश्न, RTGS क्या है? उत्तर, RTGS का पूरा रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इस सिस्टम में एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड का ट्रांसफर रियल टाइम में एवं ग्रॉस बेसिस पर होता है। रियल टाइम का अर्थ है इसमें फंड ट्रांसफर में कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। ट्रांजैक्शन जैसे प्रोसेस हुआ पूरा मान लिया जाता है। ग्रॉस सेटलमेंट का अर्थ है 1-to-1 बेसिस पर ट्रांजैक्शन होना। किसी अन्य ट्रांजैक्शन के साथ RTGS का कोई नेटिंग या लिंक नहीं होता। एक बार प्रक्रिया होने के बाद यह फाइनल एवं इंटरवोकेबल माना जाता है। प्रश्न, RTGS एवं NEFT में क्या अंतर है? उत्तर, RTGS एवं NEFT में मुख्य अंतर यह है कि RTGS ग्रॉस सेटलमेंट पर आधारित है, जबकि NEFT नेट सेटलमेंट पर आधारित है। अर्थात RTGS का ट्रांजैक्शन 1-to-1 बेसिस एवं तुरंत होता है, जबकि
NEFT के ट्रांजैक्शंस में समय लगता है? प्रश्न, IFSC क्या है? उत्तर, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। इसका उपयोग RTGS, NEFT इत्यादि में होता है। इसे रिजर्व बैंक द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें 11 कैरेक्टर्स होते हैं। प्रथम 4 कैरेक्टर बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। 5वां कैरेक्टर 0 है, जो भविष्य में उपयोग आने के लिए रखा गया है। अंतिम 6 कैरेक्टर बैंक की शाखा को इंगित करते हैं। प्रश्न, MICR कोड क्या है? उत्तर, MICR का मतलब है मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड। ये चेक बुक के नीचे के हिस्से पर छपा रहता है। चेक की प्रोसेस हेतु उपयोग में आता है। MICR के अक्षर स्पेशल टाइप फॉन्ट में तथा मैग्नेटिक लिंक, जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है, छपे होते हैं। हर बैंक की शाखा का अलग MICR नंबर होता है। MICR में 9 डिजिट होती है। प्रथम 3 अंक सिटी कोड, जहां बैंक ब्रांच स्थित होती है, को व्यक्त करते हैं। अगले 3 अंक बैंक कोड को तथा अंतिम 3 अंक बैंक ब्रांच कोड को व्यक्त करते हैं। फास्ट क्लियरिंग चेक प्रोसेसिंग में MICR का बड़ा योगदान है। प्रश्न, लीड बैंक स्कीम के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, लीड बैंक स्कीम गॉडगिल कमेटी के सिफारिशों के आधार पर 1969 में लागू की गई थी। इस कमेटी ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय लोगों की ऋण की आवश्यकता की पूर्ति एरिया अप्रोच हेतु सिफारिश की। इसी समय FS नरीमन की अध्यक्षता में एक बैंकर्स कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट की तरह एरिया अप्रोच के अंतर्गत चयन की सिफारिश की। नरीमन कमेटी ने हर जिले को एक विशेष बैंक को आवंटित किया, जो कि एक लीड बैंक की तरह कार्य करेगा। इसलिए इसे लीड बैंक स्कीम कहा गया। लीड बैंक स्कीम के तहत डिस्ट्रिक्ट को एक बैंक को आवंटित कर उसे कॉन्स्टेरियम लीडर बनाया गया। यह बैंक उस जिले में ब्रांच एक्सपांशन एवं जिले के ग्रामीण क्षेत्र की नीड्स के अनुसार योजना बनाकर उस योजना के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेवार होता। लीड बैंक इस हेतु एक डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान बनाता है एवं उस प्लान के उचित क्रियान्वयन हेतु आवश्यक मॉनिटरिंग कराता है। इससे अभी तक उपेक्षित क्षेत्र के विकास हेतु उनकी क्रेडिट नीड्स की पूर्ति हेतु सभी बैंकों एवं प्रशासन के सहयोग से आवश्यक कदम उठाने संभव हो सके हैं। लीड बैंक स्कीम ने छोटे एवं मझोले किसानों की ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति में अहम भूमिका अदा की है। प्रश्न, टर्म लोन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब बैंकों द्वारा कोई ऋण एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है तो उसे टर्म लोन कहते हैं। इस प्रकार के ऋण को चुकाने हेतु अवधि निश्चित कर दी जाती है एवं मासिक, त्रैमासिक या छमाही किश्तें बनाई जाती हैं। ऋणी को यह ऋण निश्चित की गई अवधि में चुकाना होता है एवं तय की गई किश्तों का भुगतान करना होता है। प्रश्न, पर्सनल लोन या कंज्यूमर लोन किसे कहते हैं? उत्तर, व्यक्तिगत ऋण एवं उपभोक्ता ऋण एक ही प्रकार के ऋण हैं। व्यक्ति की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं जैसे कार, टीवी, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आदि वस्तुओं के लिए दिया जाने वाला ऋण इस श्रेणी में आता है। प्रश्न, चेक क्या होता है? चेक एक लिखित प्रपत्र होता है जिसमें बैंक का खाता धारक बैंकों को यह आदेश देता है कि वह उस चेक में लिखे गए व्यक्ति या उसके आदेश पर किसी को या धारक को एक निश्चित राशि जिसका उल्लेख चेक में किया गया हो मांगने पर प्रदान करे।
चेक पर खाता धारक के पूरे हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं। प्रश्न, बियरर चेक क्या होता है? उत्तर, बियरर चेक ऐसा चेक है जिसका भुगतान उस चेक के धारक को किया जा सकता है। इस तरह के चेक सामान्यतः कैश ट्रांजैक्शन हेतु जारी किए जाते हैं। यदि कोई संदेह नहीं है तो बैंक द्वारा ऐसे चेक का भुगतान बैंक में चेक प्रस्तुत करने वाले को नकद में कर दिया जाता है। प्रश्न, ऑर्डर चेक क्या होते हैं? जब चेक में बियरर शब्द को काट दिया जाता है या ऑर्डर शब्द लिख दिया जाता है तो वह चेक ऑर्डर चेक बन जाता है। उसका भुगतान पेई, जिसके नाम से चेक काटा गया है, को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को ही किया जा सकता है। इस प्रकार के चेक का भुगतान करने से पहले बैंक उस पेई की पहचान सुनिश्चित करते हैं। प्रश्न, क्रॉस्ड चेक क्या होता है? जब चेक के ऊपर दो समांतर रेखाएं बनाई जाती हैं तो वह चेक क्रॉस चेक बन जाता है। इस तरह के चेक का भुगतान नकद में नहीं किया जा सकता, बल्कि इस प्रकार के चेक का भुगतान पेई के खाते में या पेई द्वारा किसी आम व्यक्ति के नाम चेक के पीछे जो लिखा रहता है हस्तांतरण के बाद उस खाते में किया जा सकता है। प्रश्न, अकाउंट पेई चेक क्या होता है? उत्तर, जब किसी चेक को दो समांतर रेखाएं खींचकर क्रॉस कर दिया जाता है एवं उन रेखाओं के बीच अकाउंट पेई शब्द लिख दिया जाता है तो इस प्रकार के क्रॉस चेक अकाउंट पेई चेक कहलाते हैं। अकाउंट पेई चेक का भुगतान उसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी के खाते में किया जा सकता है जिसके नाम से चेक जारी किया जाता है। इस चेक का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। प्रश्न, जब किसी चेक पर दो समांतर प्रश्न, कंपनी क्रॉस चेक क्या होते हैं? उत्तर, जब किसी चेक पर दो समांतर रेखाएं खींचकर उसे क्रॉस कर दिया जाता है एवं उन समांतर रेखाओं के मध्य कंपनी शब्द अंकित कर दिया जाता है तो इस प्रकार के चेक कंपनी क्रॉस चेक कहलाते हैं। इनका भुगतान बैंक द्वारा नकद में नहीं किया जा सकता, बल्कि जिसके नाम चेक जारी किया गया है उसके खाते में अथवा जिसके नाम चेक ट्रांसफर किया गया है उसके खाते में किया जा सकता है। इस प्रकार के चेक का दूसरे के पक्ष में हस्तांतरण हो सकता है। सामान्य क्रॉस चेक एवं कंपनी क्रॉस चेक समान होते हैं। प्रश्न, स्टेल चेक से आप क्या समझते हैं? भारत में चेक की अवधि 6 माह मानी जाती है। चेक जारी होने के बाद यदि उसे 6 माह तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह चेक अवधि पार या स्टेल चेक कहलाता है। इसका भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया जाएगा, लेकिन दिनांक 1 अप्रैल 2012 से 3 माह से पुराने चेक स्टेल चेक कहलाएंगे एवं वे बैंकों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को इस तरह के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रश्न, पोस्ट डेटेड चेक क्या होते हैं? उत्तर, कई बार चेक जारी करते समय कुछ दिनों बाद ही तारीख डाल दी जाती है। आज से बाद की तारीख से चेक पोस्ट डेटेड चेक कहलाते हैं। उनका भुगतान बैंक द्वारा चेक पर डाली हुई तारीख को ही किया जा सकता है। प्रश्न, ट्रेवल्स चेक यानी यात्री चेक क्या होते हैं? यात्रियों की सुविधा के लिए कई बैंक ट्रेवल्स चेक जारी करते हैं। ट्रेवलर्स चेक बैंक द्वारा जारी ऐसा चेक होता है जिस पर मुख्य पृष्ठ पर आवेदक के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। ट्रेवलर्स चेक का भुगतान सामान्यतः उस बैंक की सभी शाखाओं में लिया जा सकता है। भुगतान करते समय बैंक की शाखा पुनः इस चेक पर धारक के हस्ताक्षर कराती है एवं हस्ताक्षर मिलाकर उसका भुगतान कर दिया जाता है। बहुत सारे स्टोर्स पर यात्री चेक स्वीकार किए जाते हैं। ट्रैवलर्स चेक खो जाने पर डुप्लीकेट चेक भी जारी करवाए जा सकते हैं। प्रश्न, एंटी डेटेड चेक क्या होते हैं? उत्तर, बैंक प्रस्तुत होने वाली दिनांक से पहले की दिनांक वाले चेकों को
एंटीडेटेड चेक कहा जाता है। एंटीडेटेड चेक का भुगतान उस पर अंकित दिनांक से 6 माह तक किया जा सकता है। प्रश्न, ड्राफ्ट क्या होता है? उत्तर, ड्राफ्ट एक ऐसा चेक है जो बैंक द्वारा कस्टमर द्वारा राशि जमा कराने के एवज में कस्टमर द्वारा चाहे अपनी किसी अन्य शाखा पर जारी किया जा सकता है। उसे यह निर्देशित किया जाता है कि वह ड्राफ्ट में उल्लेखित व्यक्ति या संस्था को ड्राफ्ट में उल्लेखित राशि का भुगतान करे। प्रश्न, बैंक ड्राफ्ट एवं चेक में क्या अंतर है? उत्तर, चेक एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी बैंक पर जारी किया जाता है, जबकि ड्राफ्ट एक बैंक द्वारा अपनी किसी दूसरी शाखा पर जारी किया जाता है। दूसरा, चेक बियरर भी हो सकते हैं, ड्राफ्ट बियरर नहीं हो सकते। तीसरा, चेक का भुगतान रोका जा सकता है या डिसऑनर भी किया जा सकता है, जबकि ड्राफ्ट का भुगतान नहीं रोका जा सकता या डिसऑनर नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 4, आजकल चेक बैंक की किसी भी शाखा द्वारा पेबल होते हैं, लेकिन ड्राफ्ट किसी बैंक की किसी विशेष या क्लियरिंग एजेंसी द्वारा ही भुगतान किया जा सकता है। नंबर 5, चेक जारी करने के लिए पहले भुगतान करना आवश्यक नहीं है, जबकि ड्राफ्ट जारी कराने के लिए बैंक को पहले भुगतान करना होता है। नंबर 6, चेक पोस्ट डेटेड एवं एंटीडेटेड हो सकता है, जबकि ड्राफ्ट न तो पोस्ट डेटेड है और ना ही एंटीडेटेड हो सकता है। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब एवं किस अधिनियम के तहत हुई थी? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुई थी। प्रश्न, स्थापना के समय भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहां पर था एवं आजकल कहां है? उत्तर, स्थापना के समय रिजर्व बैंक का कार्यालय कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में यह मुंबई में कर दिया गया। प्रारंभ में रिजर्व बैंक एक प्राइवेट बैंक था, जिसका 1949 में राष्ट्रीयकरण होने के बाद यह सरकारी स्वामित्व में आ गया। आज रिजर्व बैंक भारत सरकार का बैंक है। प्रश्न, रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य क्या हैं? उत्तर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। रिजर्व बैंक का सबसे प्रमुख कार्य नोट निर्गमन है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक सभी बैंकों के बैंक की कार्य करता है। देश में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने हेतु आवश्यक कदम उठाता है। देश की आर्थिक स्थिति पर नजर एवं नियंत्रण भी रिजर्व बैंक का दायित्व है। प्रश्न, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? उत्तर, सर ऑबरन स्मिथ रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। वे बहुत ही अनुभवी बैंकर थे, लेकिन एक्सचेंज रेट एवं रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुद्दों पर उनकी सरकार से सहमति न बन पाने के कारण उन्होंने अपना समय पूरा होने के पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के नेशनलाइजेशन के समय गवर्नर कौन थे? उत्तर, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। उस समय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री CD देशमुख थे। बाद में वे भारत के वित्त मंत्री 1950 से 1956 तक रहे। भारतीय रिजर्व बैंक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? उत्तर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार निम्न कार्यों को प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स में शामिल किया गया है। पहला, रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोटों के निर्गमन का नियमन तथा मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने हेतु आवश्यक रिजर्व रखना। दूसरा, देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक नियंत्रण एवं नियमन करना। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक पर भारत सरकार के बैंकर्स की तरह कार्य करते हुए सार्वजनिक ऋण यानी फॉरेन एक्सचेंज का नियमन का दायित्व है।
चौथा, भारतीय रिजर्व बैंक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने हेतु इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने हेतु सभी बैंकों पर क्रेडिट पॉलिसी एवं अन्य परिपत्रों द्वारा नियंत्रण रखता है। नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों का बैंक है एवं इसे टेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है। प्रश्न, एक विकासशील देश में घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाने का मुख्य प्रभाव क्या होता है? उत्तर, घाटे की वित्त व्यवस्था का सबसे बड़ा परिणाम यह होता है कि देश में प्रचलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सामान्यतया मूल्यों में वृद्धि होने लगती है। विकासशील देश में आर्थिक विकास हेतु साधनों का विदोहन किया जाता है। सड़कों का निर्माण, बिजली उत्पादन आदि पर बहुत खर्च किया जाता है, जिससे अधिकतर घाटे का बजट ही बनता है। इसकी पूर्ति हेतु सरकार नोट छापकर भी काम चलाती है। सारा परिणाम यह होता है कि लोगों के हाथ में पैसा आता है, अर्थात देश में प्रचलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, लोगों की आय बढ़ जाती है, क्रय शक्ति बढ़ती है। फलस्वरूप सामान्यतः वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। लेकिन ये परिणाम तब तक घातक नहीं होते जब तक घाटे की वित्त व्यवस्था पर उचित नियंत्रण रखा जाता है। प्रश्न, क्या देश के आर्थिक विकास हेतु फिस्कल डिफिक्ट का सहारा लेना अनिवार्य है? उत्तर, देश के आर्थिक विकास हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी व्यय किया जाता है, प्राकृतिक साधनों का दोहन किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में पूंजीगत व्यय होता है। इस पूंजी के लिए सरकार डिफिक्ट फाइनेंसिंग का सहारा लेती है, जिससे अर्थव्यवस्था में पूंजी का चलन बढ़ जाता है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। उस अनुपात में वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ पाती। उत्पादन मांग के अनुपात में नहीं बढ़ने पर वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, जिससे मुद्रास्फीति का रूप ले लेती है। मौद्रिक स्फीति एक स्तर तक जो उचित मानी जा सकती है, एक सीमा से अधिक स्फीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक भी हो सकती है। प्रारंभ में घाटे की वित्त व्यवस्था विकास के लिए उपयुक्त मानी गई है। कहा जाता है कि विकास हेतु घाटे की वित्त व्यवस्था को दवा की तरह उपयोग में लेना चाहिए, न कि दैनिक जीवन के रूप में, दैनिक भोजन के रूप में। प्रश्न, इन्फ्लेशन में से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की एक ऐसी अवस्था है जिसमें मुद्रा का चलन आवश्यकता से अधिक हो जाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है, जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ पाता। प्रश्न, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सरकार की आय व्यय संबंधी नीतियों को समग्र रूप से राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। किसी भी देश के विकास में आय व्यय की उचित नीतियों का बहुत महत्व होता है। आय के लिए समुचित कर प्रणाली की आवश्यकता होती है एवं अन्य कई प्रकार से आय जुटाने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार देश के विकास हेतु विभिन्न पूंजीगत योजनाओं पर व्यय करना होता है। आवश्यकता अनुसार ऋण भी लिया जाता है। व्यक्तिगत विनियोग एवं निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। कई बार सरकार को स्वयं एक उद्योगपति की तरह कार्य करना पड़ता है। इन सब क्रियाओं को सम्मिलित रूप से राजकोषीय नीति के रूप में माना जाता है। प्रश्न, बैलेंस ऑफ ट्रेड से आप क्या समझते हैं? उत्तर, देश के एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट की मॉनेटरी वैल्यू का अंतर बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड
देश के एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट के मध्य एक रिलेशन को व्यक्त करता है। सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड का अर्थ देश के एक्सपोर्ट का इंपोर्ट की वैल्यू से अधिक होना है, जबकि निगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड का अर्थ है एक्सपोर्ट की मॉनेटरी वैल्यू का इंपोर्ट से कम होना। जब इंपोर्ट अधिक है तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड निगेटिव है, या हम कहेंगे कि ट्रेड डिफिक्ट है। प्रश्न, बैलेंस ऑफ पेमेंट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बैलेंस ऑफ पेमेंट देश का विश्व के अन्य देशों से मौद्रिक व्यवहार का लेखा जोखा है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में सभी प्रकार का भुगतान एवं आगम सम्मिलित है, जैसे देश द्वारा गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल का जो भी लेन देन है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है, उनकी मॉनेटरी वैल्यूज का एक वर्ष का लेखा जोखा होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का टोटल 0 रहेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड तो फेवरेबल या निगेटिव हो सकता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर ही रहेगा, क्योंकि यदि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अधिक है तो हमें उतनी धनराशि देनी होगी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर ही रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 प्रकार के अकाउंट सम्मिलित किए जाते हैं: करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एवं फाइनेंशियल अकाउंट। प्रश्न, बैलेंस ऑफ पेमेंट एवं बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या अंतर है? उत्तर, बैलेंस ऑफ पेमेंट एवं बैलेंस ऑफ ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत प्रचलित शब्द है। दोनों में काफी भिन्नता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक हिस्सा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड देश के एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट की मॉनेटरी वैल्यू का अंतर है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट के अतिरिक्त कैपिटल अकाउंट एवं फाइनेंशियल अकाउंट में भी सम्मिलित किए जाते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस या डिफिक्ट हो सकता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बराबर रहता है। प्रश्न, डेफ्लेशन क्या है? उत्तर, डेफ्लेशन वह स्थिति है जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी हो जाती है। यह स्थिति तब आती है जब मुद्रास्फीति ऋणात्मक हो जाती है। इन्फ्लेशन में मुद्रा की वास्तविक कीमत कम हो जाती है, जबकि डिफ्लेशन में मुद्रा की वास्तविक कीमत बढ़ जाती है। डिफ्लेशन की स्थिति तब पैदा होती है जब गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें कम हो रही होती हैं। कंज्यूमर अपनी मांग को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, जिससे मांग में लगातार कमी होती रह जाती है एवं जिससे कीमतें और कम हो जाती हैं। प्रश्न, रिसेशन क्या है? उत्तर, रिसेशन एक ऐसी स्थिति है जब आर्थिक गतिविधियों में कमी आ जाती है। रिसेशन में उत्पादन यानी जीडीपी, रोजगार, विनियोग, आय, व्यापारिक लाभ में कमी आ जाती है एवं दिवालिया होने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। रिसेशन की स्थिति तब आती है जब खर्च में बहुत कमी आ जाती है। रिसेशन के समय में सरकार मुद्रा की मात्रा चलन बढ़ाती है, कर दर कम करती है, सरकार खर्च में बढ़ोतरी करती है, जिससे लोगों के हाथ में पैसा आता है और वे खर्च करने लगते हैं। आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता आती है। रिसेशन में बिजनेस साइकिल का दौर है जो 6 से 18 माह का सामान्यतः माना जाता है। प्रश्न, बिजनेस साइकिल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल से अभिप्राय है आर्थिक स्थिति में आर्थिक गतिविधियों में होने वाले उतार चढ़ाव से है। कभी आर्थिक गतिविधियां में तेजी होती है तो कभी कमी आ जाती है। इन सब को जब ग्राफ पर अंकित करते हैं तो एक तरंग की तरह दृष्टिगोचर होता है। कभी ग्राफ ऊपर की ओर रहता है, कभी ग्राफ सामान्य स्थिति में रहता है, तो कभी ग्राफ नीचे रहता है। इस आर्थिक स्थिति में होने वाले इस उतार चढ़ाव को व्यावसायिक चक्र कहते हैं। प्रश्न,
जीडीपी क्या है? उत्तर, जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश में एक निश्चित अवधि, सामान्यतः एक वर्ष में जितनी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसकी बाजार कीमत ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। जीडीपी को 3 तरीकों से मापा जा सकता है। तीनों तरीकों से सैद्धांतिक रूप से समान जीडीपी आना चाहिए। पहला तरीका है प्रोडक्ट अप्रोच। इसके अनुसार देश में एक वर्ष में सब तरह के सामान का जितना उत्पादन हुआ उसकी बाजार कीमत का दूसरा तरीका एक्सपेंडिचर अप्रोच। इसके अनुसार देश में एक वर्ष में जितना खर्च हुआ वह देश में हुए उत्पादन के लिए ही हुआ है, अतः कुल खर्च भी जीडीपी के बराबर हुआ है। तीसरा तरीका है इनकम अप्रोच। इसके अनुसार सभी उत्पादक साधनों की आय का योग सभी उत्पादकों के बराबर होना चाहिए, यह भी जीडीपी के बराबर होगा। प्रश्न, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी क्या है? उत्तर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देश के इंटरप्राइजेज द्वारा एक वर्ष में जितने सामान एवं सेवाओं का उत्पादन किया है उसकी मार्केट वैल्यू होती है, जबकि जीडीपी में देश में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हुआ है उसकी बाजार कीमत होती है। प्रश्न, ग्रॉस नेशनल इनकम यानी जीएनआई से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जीएनआई में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, व्यक्तिगत उपभोग खर्च। दूसरा, सकल व्यक्तिगत निवेश। तीसरा, सरकारी उपभोग खर्च। चौथा, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। पांचवा, वस्तुओं एवं सेवाओं के सकल निर्यात का मूल्य। उपरोक्त के योग में से दो निम्न को घटाने से जीएनआई प्राप्त हो जाता है। पहला, वस्तुओं एवं सेवाओं के सकल आयात का मूल्य। दूसरा, अपरोक्ष व्यापारिक कर। प्रश्न, राष्ट्रीय आय क्या होती है? उत्तर, देश में एक वर्ष के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हुआ है वह उस देश की राष्ट्रीय आय है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि देश द्वारा एक वर्ष में जितनी आय अर्जित की जाती है उसका योग राष्ट्रीय आय है। प्रश्न, डेब्ट क्या है यानी ऋण क्या है? उत्तर, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उधार दिया गया पैसा ऋण है। ऋण देने वाला व्यक्ति क्रेडिटर तथा ऋण लेने वाला व्यक्ति डिबेटर कहलाता है। प्रश्न, एसेट्स क्या है? उत्तर, एसेट्स ऐसे आर्थिक संसाधन स्रोत हैं जिस पर मालिकाना हक एवं नियंत्रण स्थापित किया जा सके एवं जिसकी आर्थिक कीमत है। सामान्य रूप से एसेट्स ऐसे संसाधन हैं जिनको कैश में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न, लायबिलिटीज क्या है? उत्तर, लायबिलिटीज ऐसे ऑब्लिगेशंस हैं जिनका भुगतान करने की जिम्मेदारी होती है। यदि किसी व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति या फर्म से कोई ऋण लिया है तो उस ऋण की राशि एवं उसका ब्याज उस ऋण लेने वाले व्यक्ति की लायबिलिटी है। प्रश्न, MFN का क्या अर्थ है? उत्तर, MFN का अर्थ होता है मोस्ट फेवरेट नेशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वाणिज्य व्यवहार में MFN एक ऐसा व्यवहार है जो एक देश दूसरे देश को आपसी व्यापार में देता है। जिस कंट्री को MFN का दर्जा दिया जाता है उसे यह दर्जा देने वाला देश कुछ विशेष रियासतें आपसी व्यापार में देता है, जैसे लो टैरिफ्स, हाई इंपोर्ट कोड्स आदि। जिस देश को MFN का दर्जा दिया जाता है उससे अधिक लाभ किसी अन्य देश को नहीं दिया जाता। WTO के सदस्यों ने एक दूसरे देशों को MFN का दर्जा दिए जाने पर आपस में सहमति व्यक्त की है। MFN का रिश्ता पारस्परिक रिश्ता है।
जब एक देश दूसरे देश को MFN का दर्जा देता है, दूसरा देश भी पहले देश को MFN का दर्जा प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में MFN यानी मोस्ट फेवरेट नेशन का एक स्वीकार्य रिश्ता है। प्रश्न, गोल्ड स्टैंडर्ड का क्या अर्थ है? उत्तर, ऐसी मौद्रिक पद्धति जिसमें देश की मुद्रा की कीमत या अन्य देश की मुद्रा के साथ एक्सचेंज रेट का आकलन दोनों देशों की मुद्रा का गोल्ड के साथ कीमत से तय किया जाए। आजकल गोल्ड स्टैंडर्ड की पद्धति समाप्त हो गई है। प्रश्न, एक्सचेंज रेट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट या फोरेक्स रेट या एफएक्स रेट एक ही बात है। दो मुद्राओं के बीच एक्सचेंज रेट वह रेट है जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से विनिमय की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर जापानी येन एवं अमेरिकन डॉलर को एक्सचेंज रेट 91:1 है, अर्थात 91 जापानी येन एक अमेरिकी डॉलर के बराबर है, अर्थात एक अमेरिकन डॉलर में 91 जापानी येन विनिमय किए जाएंगे। आजकल एक्सचेंज रेट का निर्धारण फॉरेन एक्सचेंज मार्केट द्वारा ओपनली तय होता है। प्रश्न, बार्टर इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बार्टर इकोनॉमी सबसे पुरानी इकोनॉमी पद्धति है। जब मुद्रा का चलन नहीं था एवं सामान एवं सेवाओं से ही सब सौदे या विनिमय होते थे, इसमें एक सामान की निश्चित इकाइयों के बदले में दूसरे सामान की इकाइयों का विनिमय किया जाता था। प्रश्न, NAV क्या होती है? उत्तर, NAV अर्थात नेट एसेट्स वैल्यू किसी म्यूचुअल फंड की सभी सिक्योरिटीज के मार्केट की वैल्यू में से लायबिलिटीज को घटाने के बाद जो राशि आती है उसमें नंबर ऑफ शेयर्स का भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है वह उस फंड की NAV है। म्यूचुअल फंड द्वारा प्रति शेयर की NAV की गणना क्लोजिंग मार्केट के आधार पर प्रतिदिन की जाती है। प्रश्न, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? उत्तर, रिजर्व बैंक द्वारा 3/5/2011 को मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा में MSF को शुरू करने की घोषणा की थी, जो 9/5/2011 से लागू हो गई। इसके अंतर्गत बैंक अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का 1% तक रिजर्व बैंक से बोरो कर सकता है। इस सुविधा के तहत बैंकों को रेपो रेट से 1% अधिक ब्याज देना पड़ेगा। इस सुविधा के बाजार में लिक्विडिटी बनाए रखने में मदद मिलेगी तथा वॉलिटिलिटी पर नियंत्रण किया जा सकेगा। प्रश्न, हमारे देश में फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी हैं? उत्तर, हमारे देश में फाइनेंशियल सिस्टम पर हमारी सरकार काफी हद तक नियंत्रण रखती है, लेकिन देश का फाइनेंशियली सिस्टम निम्न 5 प्रमुख नियंत्रकों के हाथ में है। पहला RBI, दूसरा SEBI, तीसरा IRDA, चौथा FMC, पांचवा PFRDA। उक्त 5 प्रमुख फाइनेंशियली रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो देश के फाइनेंशियल तंत्र का नियंत्रण रखती है। प्रश्न, SEBI क्या है? SEBI अर्थात सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना दिनांक 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। SEBI का उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा एवं सिक्योरिटी मार्केट का नियमन एवं विकास करना है। SEBI का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। SEBI से पूर्व पूंजी बाजार की नियामक संस्था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू थी। प्रारंभ में SEBI को नॉन
स्टेशनरी बॉडी की तहत स्थापित किया गया, लेकिन 1995 में इसे भारत सरकार द्वारा स्टेटरी शक्तियां प्रदान की। अप्रैल 1998 में SEBI को पूंजी बाजार की नियामक संस्था के रूप में कार्य करने का दायित्व भारत सरकार ने सौंप दिया। प्रश्न, FEMA क्या है? उत्तर, FEMA का पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है। FEMA देश में 1 जून 2000 से लागू हुआ। इससे पूर्व देश में FERA यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लागू था। FERA की उपयोगिता पोस्ट लाइबरलाइजेशन के दौर में प्रायः समाप्त हो गई थी। FEMA लागू करने का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा की विनिमय को सुविधाजनक एवं उचित बनाना है। इसका प्रमुख उद्देश्य देश में विदेशी मुद्रा बाजार का सतत विकास करना है। FEMA न केवल सारे देश में लागू है, बल्कि यह विदेशों में कार्यरत उन ऑफिस, कार्यालय, शाखों पर भी लागू है जिनके मालिक हमारे देश के निवासी हैं। FEMA का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न, RRB के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, RRB अर्थात रीजनल रूरल बैंक अर्थात क्षेत्रीय बैंक की स्थापना 26/9/1975 को जारी ऑर्डिनेंस द्वारा की गई। बाद में RRB एक्ट 1976 पास किया गया। क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंक की स्थापना का उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों द्वारा ऋण देकर अभी तक पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना है। शुरू में क्षेत्रीय बैंकों द्वारा मात्र छोटे एवं मझोले किसानों को ऋण देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 1 या 2 जिले तक ही अपना क्षेत्र सीमित रखना होता है। RRB में भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्पॉन्सर्ड बैंक का हिस्सा 50%, 15% एवं 35% है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण में अच्छा योगदान रहा। लगभग हर गांव में ग्रामीण बैंकों ने अपनी शाखाएं खोली हैं। ग्रामीण बैंकों में तैनात 91% कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करते हैं। आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो पहले बहुत छोटे एवं मात्र गांवों तक सीमित बैंक जाने जाते थे, कई क्षेत्रों में वाणिज्य बैंकों से भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शाख निर्माण एवं ऋण देने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रश्न, FCGC क्या है? उत्तर, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह एक सरकारी कंपनी है जिसका कार्यालय मुंबई में स्थित है। यह एक्सपोर्ट क्रेडिट का बीमा करती है, अर्थात निर्यात के लिए जो ऋण दिया जाता है उसका बीमा करती है। यह वाणिज्य मंत्रालय एवं भारत सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी है। 1957 में एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन थी। एक्सपोर्ट रिस्क को कवर करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी, जिसे 1964 में FCGC के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। प्रश्न, SIDBI क्या है? उत्तर, SIDBI अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जिसे विकास एवं वृद्धि का दायित्व सौंपा गया है। 1990 को इसकी स्थापना IDBI की सब्सिडियरी के रूप में संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा की गई। प्रारंभ में यह बैंक एक राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्मॉल इंडस्ट्रीज को दिए ऋण का पुनर्भरण करती थी। इसकी देश में लगभग 100 शाखाएं हैं एवं यह स्मॉल एंड मार्जिनल इंटरप्राइजेस को सीधे ही ऋण भी वितरित करती है। यह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के विकास, उन्नति हेतु
उनके संबंध में नीति निर्धारण एवं समन्वय हेतु एक एपेक्स बॉडी की तरह कार्य करती है। प्रश्न, नाबार्ड क्या है? उत्तर, नाबार्ड अर्थात नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास एवं प्रगति के लिए कार्य करने वाला विकास बैंक है। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों को रीफाइनेंस करता है। यह ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। यह नाबार्ड का रीफाइनेंस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स तथा कमर्शियल बैंक्स तथा अन्य ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को भी उपलब्ध है। नाबार्ड ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका अदा की है। नाबार्ड द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs के विकास, उन्हें वित्त उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका अदा की जा रही है। नाबार्ड द्वारा रीफाइनेंस SHG मुख्य रूप से गरीब महिलाओं का समूह है, अतः नाबार्ड द्वारा देश की महिलाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। प्रश्न, नकली नोट मिलने पर क्या करना चाहिए? उत्तर, नकली नोट रखना गैर कानूनी होता है, लेकिन कई बार अनजाने में आपके पास नकली नोट आ जाता है। कई बार बैंक में नोट जमा कराने जाएं तो पता चलता है कि उसमें से 1-2 नोट नकली हैं। उसके बाद आप घबरा जाते हैं, कहीं आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तो न हो जाए, लेकिन ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर HR खान के मुताबिक अगर किसी के पास पाँच तक नकली नोट मिलते हैं तो उसके लिए FIR दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए ग्राहक या फिर बैंक को हर जिले में स्थित एक अनुसूचित थाने में सूचना भर देना काफी होता है। उन्होंने कहा कि पुलिस के डर से बड़ी संख्या में लोग नकली नोट मिलने के बाद भी सामने नहीं आते थे। इसी के चलते रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया है। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे जब बैंक के ATM में जाते हैं तो उन्हें जाली या कटे फटे नोट मिलते हैं। ये नोट उनके लिए समस्या हो जाते हैं। बैंक उन्हें लेने से इनकार कर देते हैं, लेकिन अब इस समस्या का हल निकाला गया है। इस तरह के नोटों के लिए संबंधित बैंक ही जिम्मेदार होगा। साइबर सोसाइटी के संयुक्त सचिव SN रामचंद्रन ने कहा कि बैंकों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी। ATM से निकले जाली नोटों के लिए वह बैंक ही जिम्मेदार है और ग्राहकों को उसकी शिकायत तुरंत बैंक को कर देनी चाहिए। प्रश्न, क्या एक पागल व्यक्ति बैंक में खाता खोल सकता है? उत्तर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार एक पागल व्यक्ति के साथ की गई संविदा को वॉइड अर्थात शून्य माना जाता है, अतः बैंक पागल व्यक्ति का खाता नहीं खोल सकता है। प्रश्न, बचत खातों पर ब्याज की किस प्रकार से गणना की जाती है? उत्तर, रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए निर्देशानुसार बैंक द्वारा बचत खातों पर प्रतिदिन के शेष के आधार पर निर्धारित ब्याज दर के अनुसार ब्याज की गणना की जाती है। पूर्व में माह की 10 तारीख से 31 तारीख तक मिनिमम बैलेंस पर पूरे माह का ब्याज दिया जाता था, लेकिन आजकल प्रतिदिन के बैलेंस के आधार पर ब्याज की गणना की जाती है। बच्चों, जो काम करो पूरी निष्ठा से करो। अविश्वास के जहर को कभी पास मत फटकने दो। निष्ठा और विश्वास मनुष्य की नियति बदल देते हैं। तो बच्चों, आपके हौसले से आपकी राह आसान हो, यही हमारी शुभकामना है। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल ID है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड
@gmail.com। धन्यवाद।